सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जो इस समय लेटेस्ट हालात चल रहे हैं ग्राउंड पर ईरान और इसराइल के संदर्भ में अगर आप बात करें, तो जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें यही है कि जो वहाँ का ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था इस्फहान में, वहाँ पर भी धमाके देखने को मिले हैं। इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन न्यूक्लियर साइट पर अगर टारगेट होने लगा गया है और नेतन्याहू लगातार इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, वो भी तब जब ईरान कई देशों के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है। कल भी हमने देखा कि जिनीवा में ये बातचीत फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ कल वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने किया। तो अगर बावजूद इसके नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी मंशा है इसमें कि ठीक है, प्ले आउट होने देते हैं, लड़ने देते हैं इन दोनों को, देखते हैं कितने दिन लड़ेंगे। और इसीलिए बड़े आराम से उन्होंने 2 हफ्ते का विंडो पीरियड दे दिया है कि हम डिप्लोमेसी को 2 हफ्ते दे देंगे। क्या कर लेगी डिप्लोमेसी इन 2 हफ्तों में, जब इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी, चाहे वो ईरान में हो चाहे इसराइल में हो। और हमारा देश तो खड़ा होगा नहीं ना, मोदी जी उनके साथ खड़े होने वाले हैं। हम बैलेंस करके चलते रहेंगे, हमारा तो बैलेंसिंग करने का तरीका है। तो फिर क्या होगा जी? जी। सबसे पहले तो इसराइल ईरान के बीच में जो हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है, जिनीवा कन्वेंशन। युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, उसमें जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के अंतर्गत किसी भी हालत में कोई भी देश किसी दूसरे देश के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु संयंत्र पर हमला करने का मतलब होता है परमाणु रिसाव होने की संभावना। परमाणु रिसाव होता है तो सिविलियंस घायल हो जाते हैं, सिविलियंस को दिक्कत होती है। इसीलिए जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर इजराइल बार बार कह रहा है कि हम परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे जिनीवा कन्वेंशन के युद्ध नीति का वो विरोध में जा रहा है। आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद एयर मार्शल शायद भारती जी बैठे थे। किसी प्रेस वाले ने पूछा कि क्या आपने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी या किसी न्यूक्लियर इस पे इंस्टॉलेशन पे अटैक किया? उन्होंने कहा अच्छा ऐसी जगह है क्या, हमें पता भी नहीं है करके। मतलब आप नहीं कर सकते, आप युद्ध के स्थिति में भी कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये जो इजराइल ईरान का अभी जो युद्ध चल रहा है, ये अभी तो हमारे लिए ताजा है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हजारों साल से दुनिया में युद्ध होते आए हैं और युद्ध खत्म भी होते आए हैं। तो सबसे पहले युद्ध होता है कहीं पर तो 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है युद्ध करने का कारण चाहिए और युद्ध करने का प्रमाण चाहिए। दूसरा होता है युद्ध लड़ने का कि एक नीति होती है या युद्ध का एक तरीका होता है। और तीसरा होता है युद्ध खत्म होने की परिस्थिति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इजराइल ने ईरान पर यह कहकर युद्ध शुरू किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, पर न तो ईरान घोषित रूप से परमाणु हथियार बना रहा है, न ही दुनिया के पास इसका प्रमाण है। तो पहला पड़ाव ही गलत है। इसीलिए अमेरिका अभी तक हिचकिचा रहा है, क्योंकि पहला पड़ाव ही पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये इजराइल का एक तरफा हमला माना जा रहा है और ईरान की तरफ से डिफेंसिव मतलब अपना बचाव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी युद्ध शुरू करने के लिए आपके पास कारण और प्रमाण होना चाहिए। इजराइल ने कारण बताया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन उसका न तो कोई प्रमाण है और न तो ईरान कह रहा है कि मैं बना रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर हमला करेंगे तो अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, हिचकिचाएगा, क्योंकि युद्ध शुरू करने का पहला ही पड़ाव पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा पड़ाव, कोई भी युद्ध लड़ने की कोई एक नीति या कोई तरीका होता है। तो युद्ध में हमेशा सैन्य ठिकानों पर ही हमला होता है, नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं होता। पर इस युद्ध में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम उनके नेतृत्व को खत्म करेंगे, हम खमेनी को खत्म करेंगे, हमने इतने सारे उनके जनरल को मार दिए। ईरान बमबारी कर रहा है तो इजराइल बता रहा है कि आप हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी कर दिए। तो जो दूसरी स्थिति है कि युद्ध की जो नीति है वो भी युद्ध की कोई नीति नहीं दिख रही है, ये युद्ध का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, इसलिए दूसरा पड़ाव भी पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ी चीज, जब कोई भी युद्ध होता है, वो लंबा चले या छोटा चले, कभी ना कभी किसी न किसी कारण से खत्म भी होता है। युद्ध भी होता है और युद्ध खत्म भी होता है। तो युद्ध हमेशा तब होता है जब या तो एक पक्ष को बहुत ज्यादा हानि हो जाए और उस हानि की आपूर्ति करना असंभव हो जाए, मतलब उसको रसद आना बंद हो जाए, मतलब उसको रिप्लेनिशमेंट जो होता है उसका सप्लाई रूट बंद हो जाए। रसद हमें पता है हमेशा समुद्री मार्ग से ही सबसे ज्यादा आता है। किसी भी देश में रसद जो आता है समुद्री मार्ग से आता है। ईरान के पास 11 समुद्र के पोर्ट्स हैं, मतलब उनके पास बंदरगाह हैं।
एवरेज उनके हर हफ्ते इन बंदरगाहों पर 100 जहाज आते हैं। अभी मैं लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्विटर का कहना है कि इस युद्ध के कारण भले उसमें 20% की कमी आई हो, फिर भी 80 जहाज अभी भी ये पिछले हफ्ते ये युद्ध होने के बावजूद ईरान में पहुंच रहे हैं दुनिया भर से। इसका मतलब ईरान को रसद भी पहुंच रहा है। तो मतलब अभी यहाँ पर युद्ध तभी खत्म होता है जब रसद बंद हो, और रसद बंद होने के लिए आपको नौसेना का बीच में पड़ना और रसद को बंद करना, जिसे नेवल ब्लॉकेड कहा जाता है। क्यूबा ने किया, क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने 60s में किया था नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेड अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए इस चीज को अभी यह संघर्ष का रूप लिया हुआ है। इस चीज को मैं युद्ध नहीं मानूंगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कभी ईयू के लोगों से मिल रहे हैं, आने वाले दिन में शायद अमेरिका के से भी मिलेंगे। अमेरिका ने भी 2 हफ्ते का समय मांग लिया है। यहाँ पर अलग बात है कि इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की इच्छा क्या है, इजराइल अमेरिका को फंसाना चाह रहा है, ट्रंप साहब दबाव में, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इस तरह की चीजें। सिद्धार्थ, जो गार्डियन में खबर आ रही है, बेसिकली हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं मानेंगे, इस बात को लेकर इसमें कोई संशय नहीं है। अब कल जो सैटरडे को स्ट्राइक्स हुई थी, इजरायली एम्बेसडर ने यूएन से, यूनाइटेड नेशन से ये कहा है, मैं पढ़ रही हूँ और कोट कर रही हूँ गार्डियन ने क्या कहा है। Saturday strikes, Guardian का portion में पढ़ रही हूँ, the Saturday strikes come after Israeli ambassador tells UN we will not stop until Iranian nuclear threat eliminated while Iran vows to keep defending itself। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया है। ये सुबह आज 7:34 की कुछ ऐसी खबर है कि कुछ एक्सप्लोजन की खबर आई है जहां पर अर्थक्वेक नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से कोई भी मानने वाला नहीं है। मोदी जी की छोड़ दीजिए, मोदी जी क्या रोल प्ले करेंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप क्या इसी तरह से 14 दिन का इंतजार करेंगे? 14 दिन में तो पता नहीं कितनी तबाही हो जाएगी फिर। नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप पर बाद में आता हूं। पहले आपने मोदी जी का नाम ले लिया, वो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। उनका आपने नाम ले लिया तो फिर उनकी चर्चा, उनका एक बार प्रातः स्मरणीय को फिर से स्मरण कर लेना चाहिए। तो देखिए, मोदी सरकार जो है ना, वो एक धर्म संकट में है, इसीलिए वो गेहूं के साथ घुन जैसे पिसते जा रही है। एक तरफ बीजेपी की सरकार है जो कि पैलेस्टाइन का समर्थन करती है, दूसरी तरफ बीजेपी की पार्टी और उसके समर्थक हैं जो इस्लामोफोबिया के चलते इजराइल का समर्थन करते हैं। इसीलिए वो ना इधर दिखते हैं ना उधर दिखते हैं। और होता यह है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो सारे पाखंड सबके बाहर आ जाते हैं। आपकी कथनी करनी में अंतर आप नहीं रख सकते। कर्ण हो या विभीषण, युद्ध में आप तटस्थ नहीं रह सकते, आपको एक तरफ दिखना मजबूरी हो जाती है। नहीं दिखेंगे तो महाभारत के बर्बरीक की तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे, संजय की तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे, धृतराष्ट्र की तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे। युद्ध कहीं चल रहा है, आप बैठे हुए हैं। तो दिक्कत, इसीलिए मैंने कह दिया कि मोदी सरकार गेहूं के साथ घुन के जैसे पिसती जा रही है, क्योंकि सरकार के नाते मोदी सरकार, भारत की सरकार, भाजपा की सरकार फिलिस्तीन को, पैलेस्टीन का समर्थन करती है, लेकिन बीजेपी के सभी समर्थक और उनकी पार्टी इसराइल का समर्थन करती है, क्योंकि उसको इस्लामोफोबिया है। तो वो दोनों के बीच में क्योंकि फंस गई है, इसीलिए खुद पिस रही है। आप फंस जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आप पिसते रहेंगे, इसका कोई तीसरा तरीका नहीं। अब आप जो पूछ रहे हैं ट्रंप के बारे में, मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने पिछले, ट्रंप साहब कोई पहली बार नहीं आए हैं, दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं। ट्रंप साहब जितना गरजते हैं उतने बरसते नहीं हैं। हमारे मोदी जी और ट्रंप साहब में, दोनों में एक समानता है, खूब गरजते हैं, बरसते थोड़ा कम है। तो हमको पता है, आज भी उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया कि कांगो और रवांडा के बीच में मैंने समझौता करवा दिया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया था, मुझे अब नोबेल प्राइज तो मिलना, नोबेल शांति पुरस्कार तो मिलना है। मतलब उनके अंदर एक नोबेल शांति पुरस्कार पाने की एक बहुत बड़ी ललक है। उनको अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने से पूरा उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। अब मुझे बताइए कि उनको अगर नोबेल शांति पुरस्कार की इतनी ललक है तो वो ईरान के खिलाफ बमबारी करके तो उनको शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा ना। उनको शांति पुरस्कार तो तब मिलेगा जब ये बमबारी बंद हो जाए। तो मेरे ख्याल से उनका जो ये 2 हफ्ते कहने का मतलब था, वो मतलब इसीलिए था क्योंकि वो खुद, या उनके, हमको पता है कि अमेरिका और पाश्चात्य देशों के, खास करके ब्रिटेन और ईयू के संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों एक ही नस्ल के लोग हैं, दोनों की सोच एक ही तरह की है। तो वो लोग, अमेरिका कोशिश करेगा कि भले ईरान मुझसे बात नहीं करे, इजराइल से बात नहीं करे, लेकिन मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से बात कर ले, और जो कि होते हुए दिख रहा है। ईयू के कल ही फ्रांस के और यूके के फॉरेन मिनिस्टर्स की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बाहर आके बड़े अच्छे से कहे कि अगर हमारे ऊपर हमला रुकता है तो हम डिप्लोमेसी को एक चांस देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीठ पीछे बैक चैनल में
पॉजिटिव बातें इस चीज को खत्म करने की कोशिश चल रही है। ट्रंप साहब भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन ट्रंप साहब के साथ एक समस्या यह है कि ट्रंप अमेरिका में जितने भी लॉ मेकर्स हैं, जिसे आप सेनेट और कांग्रेस कहते हैं, उसमें 45 लोग जो हैं वो ज्यूइश लॉबी से आते हैं। ज्यूइश लॉबी मतलब इजरायली लॉबी, इजराइल समर्थक लॉबी। और ट्रंप साहब की मेजोरिटी आज इतनी ही है कि केवल 19 लोग अगर पलटी मार दें तो उनके ऊपर महाभियोग या इंपीचमेंट चल सकता है। तो क्यों, और 45 लोग वैसे हैं जो कि ज्यूइश लॉबी से हैं, तो ज्यूइश लॉबी का प्रेशर क्योंकि उनके ऊपर है, इसीलिए वो फोर्स प्रोजेक्शन अपना दिखा रहे हैं। मतलब आप कहते हैं ना कि जैसे खेलने से पहले पहलवान जब खेलता है तो कई बार एक दूसरे के मतलब अपने अपना अपना हाथ कंधा मार लेता है कि देखो हम तैयार हैं खेलने के लिए। तो वो ज्यूइश लॉबी को खुश रखने के लिए अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनका मिलिट्री प्रोजेक्शन चल रहा है। वो ईरान को अलग अलग तरह की धमकी ट्विटर पर दे रहे हैं, वो अपनी सेना को अलग अलग ढंग से क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्चर करके किसी को इस बेस से उठा के उस बेस पे रख रहे हैं। उधर पाकिस्तान के मुनीर को बुला के बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा अच्छा पाकिस्तान की ओर से भी वो हमला कर सकते हैं। वो ये इजराइल के ज्यूइश लॉबी को बता रहे हैं कि मैं इस युद्ध में उतरने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा हूं। लेकिन मेरे ख्याल से ये युद्ध में उतरने, क्योंकि ये युद्ध जी हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो रहे हैं या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहा है तैयार होने में? डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाहेंगे, नहीं तो उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी जो इतनी उन्होंने वोट्स कमाए हैं, जिसमें लाखों लोगों ने ये कहा था कि भाई आप प्रॉमिस करिए कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लेके जाएंगे, एंड आई एम श्योर देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर ट्रंप ओनली ऑन दिस बेसिस। लेकिन हाँ आज ट्रंप अगर झोंके जाएंगे इसमें, तो क्या नेतन्याहू को क्रेडिट इसका नहीं जाएगा कि नेतन्याहू ने आज ट्रंप को इतना मजबूर कर दिया अपनी जिद से कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा, उनको मजबूरी वश अब इजराइल के साथ आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि जो करोड़ों लोगों ने उनको अमेरिका में वोट दिया था वो तो वोट दे चुके, लेकिन अभी 45 लोग वोट देने वाले हैं, जूही लोग, जो कि इनका तख्ता पलट सकते हैं। तो जिनका वोट पड़ गया वो तो वापस अपना वोट लेंगे नहीं ना, करोड़ों लोग, लेकिन ये 45 लोग वोट देके इनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि उनके प्रेशर में आके अगर उन्होंने इजराइल पर बमबारी कर दी, माफ कीजिएगा, ईरान पे बमबारी कर दी और इस युद्ध में सीधे शामिल हो गए, तो काफी सारी समस्याएं, नई समस्याओं को वो पैदा कर लेंगे जो कि उनके कैपेसिटी से बाहर रहेगी। इसीलिए वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू को खुश रखने के लिए फोर्स प्रोजेक्शन कर रहे हैं, साथ में डिप्लोमेसी को टाइम भी दे रहे हैं। कभी 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, कभी पीठ पीछे बातचीत चल रही है, रोम में भी बात चल रही है, ओमान में भी बात चल रही है, सऊदी अरब में भी बात चल रही है, जिनीवा में भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह युद्ध करने का न तो कारण है और न तो प्रमाण है। दूसरा, ये युद्ध लड़ा जा रहा है, न तो इसमें कोई नीति है न तो कोई तरीका है। और तीसरा, युद्ध खत्म करने के लिए जो परिस्थिति का निर्माण होना है, जिसे कहते हैं नौसेना का आके किसी देश के रसद को रोकना, ये तीनों चीजें क्योंकि अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, ऑल द 3 प्री कंडीशन फॉर एनी वार, वन इज दैट उसका आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए, या तो प्रमाण होना चाहिए या तो कारण, देयर हैज टू बी अ रीजन और देयर हैज टू बी अ प्रूफ। सेकंड, कि आपके पास युद्ध करने का कोई तरीका होना चाहिए, आपके पास कोई टैक्टिक्स, देयर इज अ स्ट्रेटेजी टू फाइट अ वॉर। एंड द थर्ड इज there comes a situation where a war ends। ये तीनों चीज नहीं हुई, और इसका एक छोटा सा मैं 10 सेकंड में उदाहरण दे दूंगा। इसीलिए भारत ने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसने कारण बताया कि पहलगाम में मेरे ऊपर हमला हुआ, इसीलिए मैं आतंकवादी ठिकानों को हमने उस पर चलाया। तो भारत ने कारण तो दिया, लेकिन भारत के इतने सारे लोग विदेशों में जाके, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल जाके भी सफल नहीं हो सका, क्योंकि आपने कारण तो दिया लेकिन प्रमाण नहीं दिया। आपको विदेशी जगह पर जाके आपको प्रमाण भी दिखाना पड़ता है। भारत ने कारण तो बताया कि पहलगाम के ऊपर हमला हुआ था, इसीलिए मैंने आतंकवादी ठिकानों को मारा, वो बिल्कुल सही किया, लेकिन दुनिया कारण के साथ प्रमाण मांगती है, और आप प्रमाण अगर नहीं दे पाते तो वहां पर डिप्लोमेसी आपकी फेल हो जाती है। इसीलिए भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा महत्व बढ़ते चला जा रहा है, भारत का महत्व कम हो रहा है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, युद्ध का पहला कंडीशन होता है यू हैव टू हैव अ रीजन एंड यू हैव टू शो द प्रूफ। ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो आप युद्ध शुरू नहीं कर सकते। जस्टिफिकेशन ही नहीं है युद्ध शुरू करने का। यहां पर ईरान ने बिना जस्टिफिकेशन के, इराक ने, माफ कीजिए, इजराइल ने बिना जस्टिफिकेशन के ईरान पे हमला किया, इसीलिए ये युद्ध नहीं, एक तरफा हमला है। इसीलिए दुनिया के कोई दूसरे देश इसमें बहुत जल्दी
पढ़ के इजराइल का पूरा समर्थन करके ईरान को तबाह करेंगे, ऐसा मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, जब तक ईरान कोई एस्केलेटरी स्टैंड नहीं लेता है। और ईरान बहुत समझदारी से, वो बार बार अमेरिका को गरिया भी रहा है कि आप इजराइल की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी ठिकानों पर वो हमला नहीं कर रहा है, वो इजराइल के ठिकानों पर ही हमला कर रहा है। तो मतलब ईरान ने अपने आप को दुनिया के सामने वो बता रहा है कि मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं। इसीलिए भी ये जो संघर्ष है निकट भविष्य में ये समाप्त हो जाएगा, ऐसे। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे अंत में अब इस ईरान और इसराइल के युद्ध में, और डी एस्केलेशन, जिस भी डिप्लोमेट से आप बात करिए वो ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन के चांसेस नहीं है, केओस और कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। कल मैं एक प्लेटफॉर्म के लिए मैं एम्बेसडर विवेक काटजू से बात कर रही थी, एन एक्सपर्ट ऑन दिस रीजन। ही सेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ डी एस्केलेशन इज वेरी वेरी रिमोट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर केओस इज लूम्स लार्ज। ये बात उन्होंने कही थी, इसलिए मैं उनको कोट कर रही हूँ। तो फिर इसका अंत क्या है? ये लड़ाई और इसी तरह से हम और मारकाट देखेंगे और तबाही देखेंगे दोनों ईरान और इजराइल में, और मोदी जी चुपचाप हाथ पे हाथ तक बैठे रहेंगे और कहेंगे हम तो बैलेंस करेंगे। नहीं नहीं, मोदी जी बैलेंस नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप हर चीज में फिर मोदी जी ले आते हैं तो हम सुबह सुबह भगवान का नाम कम लेते हैं, उनका नाम लेते ही मुझे 2-4 बार उनका नाम रिपीट करना पड़ जाता है। तो आप मत लीजिए ना, आप नेतन्याहू और ट्रंप तक सीमित रहते तो आप नेतन्याहू ट्रंप के बीच में मोदी जी ले आएंगे तो मुझे मोदी जी के बारे में बोलना मेरे भगवान तुल्य है। मोदी जी सबको मजबूर करते हैं कि उनका नाम लिया जाए। मोदी जी कहते हैं कि हम तो भाई भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? इतनी तबाही मची हुई है, विश्व गुरु चुप बैठे। कैसे बोलेंगे? एक तरफ उनका दोस्त का पैसा फंसा हुआ है इजराइल में, दूसरे तरफ उनके सरकार का पैसा फंसा हुआ है ईरान में। हमको पता है कि हाइफा पोर्ट में अदानी का पैसा लगा हुआ है, और चाबहार पोर्ट में भारत के ग्लोबल पोर्ट ट्रस्ट का पैसा लगा हुआ है, भारत सरकार का। तो इधर बमबारी होती है तो दोस्त का निवेश खराब होता है, उधर बमबारी होती है तो भारत सरकार का घाटा होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, क्योंकि वो इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। और इसमें कोई, मैं लेजर लाइट वाले हमारे विदेश मंत्री जी की भी गलती नहीं मानता हूं। ये भाजपा अपने आप में, इंग्लिश में कहावत है द टेल इज वैगिंग द डॉग करके। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भारत सरकार तो समर्थन करती है पहले फिलिस्तीन का, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा समर्थन करता है इसराइल का। और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कोई संबंध है ही नहीं, दोनों के बीच में सांप छुछुंदर वाला है। तो मेरे ख्याल से वो फंस गए हैं यहाँ पर, इसीलिए, क्योंकि वो फंस गए हैं इसीलिए ना तो इधर बोल सकते हैं ना तो उधर बोल सकते हैं। कभी कभी देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, 33-35 साल हो गया, नया नई शादी हुई थी ना, तो एक तरफ बहू और सास के बीच में जो एक बेटा रहता है, अकेला बेटा रहता है, बड़ी हालत उसकी खराब हो जाती है, क्योंकि एक तरफ माँ होती है, एक तरफ पत्नी होती है, और दोनों का एक दूसरे से बनता नहीं है। तो उसकी हालत क्या हो जाती है, वो ना कुछ बोल पकड़ता है, और वो केवल सहते रहता है और केवल हंसते रहता है। इसीलिए मोदी जी, जब आपको लगता है कि वो ट्रंप साहब से मिलते समय जोर जोर से हंसते हैं, तो हंसने का कारण है कि दोनों तरफ कर रहे हैं, तो हंसने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वो तो वापस घर पहुंचते हैं, अकेले में आते हैं, तब मुंह, मतलब क्या कहते हैं, उतर जाता है, क्योंकि हम जिस दर्द में रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं। तो खैर, ये हास्य विनोद नहीं है। जहां तक आपने डी एस्केलेशन की बात की, ये सही है कि जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है उसमें डी एस्केलेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे अनुमा जी ने कहा कि ये अगर डी एस्केलेट नहीं हुआ तो दूसरा विकल्प क्या है, क्या संभावनाएं हैं? संभावना ये है कि अगर किसी भी कारण से, अब हमें पता है, पाशा साहब ने शुरुआत में बहुत अच्छे से कहा कि इसराइल जिस उद्देश्य से उसने युद्ध शुरू किया था, ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करने का, इसराइल खुद मान रहा है कि हमसे वो नहीं हो रहा है। ईरान की परमाणु क्षमता जमीन से 300 फीट नीचे दबी हुई है, हमसे उतनी दूर बमबारी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जिस उद्देश्य से इसराइल ने ये युद्ध शुरू किया था, इसराइल अब खुद मान रहा है कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने किसी तीसरे देश को साथ अपने ले लिया, ईरान, मान लीजिए अमेरिका को ले लिया या वेस्टर्न कंट्रीज को ले लिया। तो ध्यान में रखिए कि ईरान पे बिना कारण के बमबारी करेंगे तो सिर्फ ईरान की सरकार हिलेगी नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, खास करके जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके बीच में सड़क पे क्या संदेश जाएगा कि अमेरिका जो 5,000-10,000 किलोमीटर दूर रहता है वो फालतू में आके मेरे घर पे बमबारी करता है। इसी तरह की स्थिति आपको याद होगा 1970-80 के दशक में
सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को मदद दी थी। और जैसे ही उसने वो मदद देना बंद कर दिया, उसी मुजाहिदीनों के अंदर से एक अलकायदा नाम का चीज निकला, जिसने अमेरिका के नाक में दम करके रख दिया था 20-30 साल तक। तो कहीं भी एक बहुत बड़ी जमात अगर किसी भी कारण से उग्रवाद के तरफ झुक जाती है, तो वो उस पूरे के पूरे जमात को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और ईरान के ऊपर इजराइल अपनी तरफ से कुछ भी करे, लेकिन इजराइल, हमको ध्यान में रखना चाहिए, इजराइल यहूदी धर्म है, अमेरिका यहूदी धर्म नहीं है। अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप के देश हैं, उनको क्रिश्चियनिटी माना जाता है। तो अभी तक क्योंकि ये जो टकराव है, ये सैद्धांतिक टकराव है ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में, दोनों के बीच में कोई सीमा नहीं है, दोनों के बीच में कोई जमीन का विवाद नहीं है, दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी एक दूसरे से युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसला सैद्धांतिक है, कट्टरता है। कट्टरता कभी भी, कट्टरता की कीमत होती है कि लोगों के जान माल की हानि होती है। तो ये कट्टरता, जो अभी कट्टरता है, ये केवल ईरान के शिया के बीच में और इजराइल के यहूदियों के बीच में, मैं लोगों के बीच में नहीं कह रहा हूं, नेतृत्व के बीच में। एक तरफ नेतन्याहू हैं जो कि इजराइल के यहूदी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे तरफ खुमैनी साहब हैं जो कि ईरान के शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी जो टकराव है इन दोनों के बीच में है। अगर आप अमेरिका या दूसरे देश यहां पर उतर जाएंगे, तब तो पूरा का पूरा, सिर्फ ईरान में नहीं, इजिप्ट में हो या सऊदी अरब में हो, जो सड़क पे मुसलमान है, उसको क्या लगने लगेगा कि अमेरिका तो 5000 किलोमीटर से दूर आके फालतू में हमारे ऊपर बमबारी करता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो ईरान को अगर पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा, जो कि अमेरिका कर सकता है, अमेरिका के पास इतनी सैन्य शक्ति है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो करेगा तो ये सोचिएगा कि ईरान में 9 करोड़ लोग हैं। ईरान कोई छोटा सा देश, श्रीलंका जैसा देश नहीं है। 9 करोड़ लोगों के ऊपर अगर उनकी अचानक रातों रात सरकार खत्म हो जाती है, उनका सिस्टम खराब हो जाएगा, तो कितने करोड़ लोग रेफ्यूजी बन जाएंगे? उन रेफ्यूजियों को कौन संभालेगा? उसमें से कितने हजार लोग गुस्से में आके उग्रवाद का रास्ता अपना लेंगे? क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए तैयार है? मेरे ख्याल से उनको पता है कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा काम होने वाला है। इसीलिए डी एस्केलेशन की कोशिश जारी है। मैं ये नहीं दावे के साथ कह सकता कि डी एस्केलेशन होगा, लेकिन जितना आप सोशल मीडिया या ट्विटर पे दोनों का रेटरिक देख रहे हैं, चाहे वो ट्रंप का रेटरिक हो, चाहे वो इजराइल का रेटरिक हो, चाहे वो ईरान का रेटरिक हो कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, पीठ पीछे वैसी बात नहीं है। सबको ये एहसास है कि ये आगे जाएगा तो ये ऐसा घाटा होगा जिसमें कि किसी को लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए पीठ पीछे सब लोग, इसमें बेसिकली मेरा ये मानना है कि सब लोग एक ऑनरेबल एग्जिट खोज रहे हैं कि कहीं पर मेरा इज्जत, मैं बाइज्जत रूप से इस विषय को खत्म कर सकूं, और ये ऑनरेबल एग्जिट का एक प्लान बन रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑनरेबल एग्जिट हर आदमी के नजरिए से अलग अलग होती है। ईरान का ऑनरेबल एग्जिट क्या है, इजराइल का ऑनरेबल एग्जिट क्या है, अमेरिका का ऑनरेबल एग्जिट क्या है, तो सभी को खुश करके एक क्या कहते हैं, एक प्लान बन के निकलने में हो सकता है टाइम लगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से सब लोग इस चीज को जानते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ पीठ पीछे काम हो रहा होगा, और मुझे लगता है वो सफल भी हो जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामना भी है और मेरा मानना भी है। चलिए इस चर्चा को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोग थोड़े क्या बहुत हक्का बक्का नजर आए, क्योंकि एक तरह से आप ये देखिए प्रोपेगेंडे के तहत ये स्थापित कर दिया अमेरिका जो है उसको हराया नहीं जा सकता है, वो जो चाहे जैसा चाहे जिसके साथ कर सकते हैं। और ईरान ने उकसाया नहीं, ना ही ईरान ने कोई हमला किया, बल्कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क जो करेगा वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये लग रहा है कि ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, वो तेवर आपको इजराइल की तरफ नहीं नजर आएंगे। ईरान का अब सीधे तौर पर यह कहना है कि शुरुआत आपने की थी, लेकिन आखिर कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ये हम डिसाइड करके बताएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सरेंडर की, अनकंडीशनल सरेंडर की बात की, हमारा पूरी जो ईरान की जो एयर स्पेस
स्पेस है उस पर हमारा कब्जा है, आयतुल्ला खामनाई कहाँ है हमें पता है, हमें अभी उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहने के बाद अगर ट्रंप 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो इससे आप ये समझिए कि ईरान कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे हालत खराब है। और जहां ये लग रहा था कि शायद 1-2 रात में काम तमाम कर दिया जाएगा, वो भी इस तरह से भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं ये भी इजराइल का एक तरह का फेलियर है। क्या इसको फेलियर नहीं मानेंगे सिद्धार्थ जी कि उसने जैसे स्थिति को आंका और भापा और जो उसको लगा कि एक तरफ तो फिलिस्तीन में वो जेनोसाइड कर रहा है और दूसरी तरफ उसको ये लगा कि वो ईरान पर भी हमला कर दे, पता नहीं कौन से उसके सोर्सेस ने उसे बताया कि अभी शायद ईरान बहुत कोई कमजोर स्थिति में है, वो हमला किया और उसके बाद उसकी जीत जो है वो वहां पर हो जाएगी या फिर तख्ता पलट हो जाएगा और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्या आप ही इजराइल का फेलियर नहीं मानते हैं? देखिए, कोई भी, मैंने कहा ना कि कोई भी युद्ध शुरू करने के लिए आपके पास कोई ठोस कारण भी होना चाहिए और कोई प्रमाण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी हाल फिलहाल में भारत में पहलगाम पे हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। तो भारत जैसे ही का हमला हुआ था, पूरी दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ थी। लेकिन उसके बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद भारत के बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भी गए, लेकिन डिप्लोमेटिकली, कूटनीति में हमें उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि वही सिद्धांत लागू हो जाता है कि आपको किसी युद्ध को शुरू करने के लिए आपको प्रमाण देने होंगे। पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आए थे, उनको ही अगर आप नहीं पकड़ सके, तो आप प्रमाण दूसरे देशों में कैसे दे पाएंगे? तो सबसे पहली दिक्कत इजराइल के साथ ये हो गई कि उसका ये मानना जरूर था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है, इसीलिए वो युद्ध शुरू करना चाह रहा था। लेकिन मानने से कुछ नहीं होता है, उसके पास प्रमाण देना पड़ता है। आप प्रमाण जब तक नहीं देंगे, तब तक दुनिया के बाकी देश, अमेरिका जैसा देश जो कि आपको पूरा हथियार वगैरह सप्लाई करता है, वो खुद भी इसीलिए इस चीज में आने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि आप ये प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। आईएईए ने भी ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों का इंस्पेक्शन किया था, उसका भी मानना है कि ईरान के पास हालांकि 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम है, और लेकिन वो 60% संवर्धित है, 90% से ज्यादा चाहिए होता है बम बनाने के लिए। तो ईरान के पास अभी तक बम बनाने की क्षमता नहीं है, वो विकास नहीं कर पाया है, ये आईएईए का भी, अंतरराष्ट्रीय बॉडी का भी कहना है। तो इजराइल, मेरे ख्याल से इजराइल इस चीज में मिसकैलकुलेशन से ज्यादा, मेरे ख्याल से इजराइल को ये लगा कि ये मौका सही है। इस मौके पर, क्योंकि ट्रंप भी इधर उधर फंसे रहते हैं, ट्रंप भी अमेरिका के बारे में इजराइल को पता, अमेरिका के बारे में इजराइल को पता है कि अमेरिका पर काफी सारा दबाव इजराइल का चलता है, हमें पता है, जैसे जूइश लॉबी उनकी है, उनकी ताकत है। तो मेरे ख्याल से इजराइल को ये लगा कि ये मौका सही है, इस मौके पर हम मौका का फायदा उठाते हुए बमबारी कर दें। उनके पास जिस तरह के बम वगैरह थे, ये सब कुछ भी आप किसी दूसरे या तीसरे देश में, 1000 किलोमीटर दूर वाले देश में अगर आप जाके कोई एक सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आपके इंटेलिजेंस पे, आपके रिपोर्ट पर निर्भर करता है। और अब ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ईरान ने अपने जो परमाणु संयंत्र हैं, वो जमीन से 300-300 फीट नीचे, पहाड़ों के अंदर जमीन के नीचे गाड़ के रखे हैं, और वहां पे वो काम होता है। तो उस तरह की हानि जो इजराइल पहुंचाना चाह रहा था ईरान को, वो हानि वो नहीं पहुंचा पाया। इसीलिए अब सब जगह वो मजबूरी में या दूसरों के साथ क्या कहते हैं, चालबाजी करके अमेरिका वगैरह को इसमें फंसाना चाह रहा है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि वो ये युद्ध वो खुद अकेले नहीं लड़ पा रहा है, वो जीत नहीं पा रहा है। इसीलिए वो चाह रहा है कि या तो चालबाजी से, या तो धोखाधड़ी से, या तो मजबूरी से, किसी भी तरह से अमेरिका वगैरह इसमें आ जाए, रायता ज्यादा फैल जाए, ताकि इनकी समस्या को, इन जो युद्ध इन्होंने शुरू किया था, दूसरा कोई आके खत्म करे। लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के दूसरे देश भी समझदार हैं। अगर इजराइल ने इस चीज का रायता फैला लिया है, तो अमेरिका इस चीज में क्यों आके, इजराइल का रायता अमेरिका क्यों साफ करने जाएगा? सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल मेरा कि सोनिया गांधी का शायद आपकी नजर से वो आर्टिकल गुजरा हो द हिंदू में, जो उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो बातें उसमें कही हैं, उन्होंने याद दिलाया कि ईरान से हमारे किस तरह के रिश्ते रहे हैं, इजराइल से भले ही स्ट्रेटेजिक हो, लेकिन ईरान से हमारे क्या रिश्ते रहे हैं, फिलिस्तीन की जो 2 नेशन थियरी की, उसकी उन्होंने बात कही है, और वो तमाम जो हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से बदली है, वो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जो पूरी तरीके से गई है, वो पूरे उन्होंने यहाँ पर बताया है। उस पर आपका कमेंट, और क्या आपको लगता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हिंदुस्तान भी कोई रोल अदा कर सकता है, जिस तरह की फिलहाल हमारी विदेश
अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू से तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि ईरान के अपने किसी काउंटर पार्ट से उनकी कोई बात हुई है। जी, एक तो भारत सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है और भारत सरकार इसमें भविष्य में क्या कर सकती है, दो अलग अलग सवाल है। मेरे ख्याल से मोदी सरकार आज एक धर्म संकट में है, इसीलिए गेहूं के साथ घुन के जैसे पिस रही है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो तो फिलिस्तीन का समर्थन करती है। हमें पता है भारत की सरकार जो है वो फिलिस्तीन का उसको समर्थन करना पहले से करती आई है, तो बीजेपी की जो सरकार है वो तो फिलिस्तीन का समर्थन करती है। लेकिन बीजेपी पार्टी के नाते क्योंकि इस्लामोफोबिया को बहुत फैलाती है, इसीलिए वो इजराइल का समर्थन करती है। तो मतलब सरकार अलग समर्थन कर रही है और पार्टी अलग चीज का समर्थन कर रही है। तो होता यह है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो वो सारे पाखंड को बाहर कर देता है, सारे पाखंड बाहर आ जाते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर आप नहीं रख सकते। बीजेपी को साथ दिक्कत यह है कि उसकी कथनी और करनी अलग है। जैसे मैंने अभी बताया, उसकी करनी यह है कि हम इजराइल ये पैलेस्टीन का समर्थन करेंगे क्योंकि वो भारत की एक नीति है, लेकिन कहनी यह है कि इस्लामोफोबिया वो पूरे भारत में फैलाती है। तो होता यह है कि इस तरह के युद्ध जब भी होता है तो आपके पाखंड का एक परीक्षा हो जाता है। आप पाखंड युद्ध के समय में आप तटस्थ नहीं रह सकते, कर्ण हो या विभीषण, आपको आप इधर या उधर आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक तरफ दिखना आपकी मजबूरी है, नहीं दिखोगे तो धृतराष्ट्र की तरह गिने जाओगे कि युद्ध कहीं हो रहा था, आप तो अंधे बन के बैठे हुए थे, आपको तो कोई अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ऐसी स्थिति है कि गेहूं के साथ घुन पिसते हुए मोदी सरकार नजर आ रही है। इस पूरे चीज में वो अप्रासंगिक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत बहुत एक अच्छे और नायाब स्थिति में है, इस चीज का लाभ लेते हुए दुनिया में अपना सही में इस चीज को मतलब क्या कहते हैं, इस शांति की पहल करने के एक नायाब स्थिति में है। वो नायाब स्थिति में इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार भी होता है, तो वो हमेशा कहता है कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। हमको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यताओं का टकराव है, धार्मिक टकराव है। तो एक तरफ ईरान है जो कि शिया ईरान है, वो पूरे के पूरे पाश्चात्य संस्कृति को, ईसाई संस्कृति को शक की नजर से देखता है। तो इसीलिए वो ईसाई किसी भी संस्कृति के लोगों के साथ बात भी करेगा तो पूरे भरोसे के साथ बात नहीं करेगा। दूसरे तरफ इजराइल है, इजराइल के साथ सबको पता है कि पूरी की पूरी ईसाई दुनिया है। तो इसीलिए इस चीज में कोई अगर बातचीत का पहल भी कर रहा है ना, तो या तो इजराइल को या तो ईरान को ये डर लग रहा है कि जो बिचौलिया है, जो बीच में आ रहा है, वो ईमानदार नहीं है। अब भारत एक ऐसी स्थिति में है क्योंकि भारत धार्मिक रूप से न तो शिया ईरान है और न ही यहूदी है, क्योंकि उसका अपने आप में किसी दोनों के बीच में किसी का स्टेक नहीं है, वो ईसाइयों के तरह इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। तो मान लीजिए कि भारत के एक काल्पनिक क्या कहते हैं संदर्भ बता रहा हूं कि मान लीजिए भारत के विदेश मंत्री इजराइल के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री दोनों से बात करते हैं कि और कहते हैं कि देखो भैया, आज रात से अगर अगले 48 घंटे तक सामने वाला कोई बमबारी नहीं करे तो तुम भी शांत रहोगे कि नहीं रहोगे। तो ज्यादा चांस है कि दोनों में से एक तो कही देगा कि ठीक है वो हमला नहीं करेगा, तो हम भी चुप हो जाएंगे 48 घंटे के लिए। उसके तुरंत बाद वो कहे, दूसरे को फोन करके कहे कि देखो भैया सामने वाला मान गया है, 48 घंटे तक वो बमबारी आपके ऊपर नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। तो अब ये 48 घंटा है, आप दोनों को मैं मुंबई बुला रहा हूं। मुंबई एक ऐसा स्थान है जहां पर शिया दाऊदी बोहरा जो कि ईरान से आए हुए हैं, कई सदियों से बंबई में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो शिया हैं। दूसरी तरफ बगदादी ज्यूस भी होते हैं जो कि बगदादी यहूदी हैं, वो भी बंबई में रहते हैं। बंबई एक ऐसा शहर है जहां पर कि सैकड़ों सालों से शिया बोहरा ईरान से आए हुए और यहूदी बगदादी यहूदी दोनों शांति से रह रहे हैं। उनके बीच में आप आइए 48 घंटे तक, क्योंकि उधर बमबारी नहीं होगी, दोनों ने मान लिया है। आप आइए और आपस में बैठ के सभी विषयों पर बात कीजिए। अगर बातचीत हल हो जाता है तो शांति हो जाएगी, नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने एक कोशिश तो की। तो मेरे ख्याल से भारत अगर इस तरह का कोई एक नायाब विचार देता है, तो क्योंकि भारत दोनों ही से धार्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से क्या कहते हैं थियोलॉजी के कारण दोनों ही न तो शिया ईरान भारत को दुश्मन देखता है और न ही यहूदी इजराइल भारत को दुश्मन देखता है, क्योंकि भारत एक अलग भारत की फिलोसफी अलग है।
तो यहाँ पर भारत एक ऐसे नायाब स्थान में है कि इसका वो लाभ ले सकता है, लेकिन ये लाभ तब ले सकेगा जब इस चीज को वो ईमानदारी से और बैक चैनल में करे। यहाँ पर नाम कमाने के लिए अगर करने जाएंगे, अगर इस चीज को बहुत ज्यादा प्रचारित करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से भारत एक बहुत ही नायाब स्थिति में है कि इस चीज में शांति को सफल रूप से वो हासिल कर पाएगा या नहीं, लेकिन एक बहुत ईमानदार और अच्छी कोशिश जिसमें कि ईरान और इजराइल दोनों को शामिल होना उनकी मजबूरी हो जाएगी। भारत के शांति प्रस्ताव को दोनों मना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का दोनों के साथ संबंध इतना अच्छा है कि दोनों को वो मना नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन अब भारत की सरकार ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, भारत की सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी रहती है और बीजेपी की पार्टी इजराइल के पक्ष में खड़ी रहती है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, मोदी जी की वो हालत अभी हो गई है। लेकिन यहाँ से वो निकल सकते हैं अगर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे तो। बुशरा जी, वो लगता नहीं है और ना ही उस तरह की थिंकिंग नजर आ रही है, और इसमें बस ये है कि वो किधर खड़े आ रहे हैं, कैसे अपनी जान बचा लें, इस तरह की स्थिति ज्यादा नजर आती है और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। और जिस तरह के तमाम जो है बयान दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये अभी जंग इस तरह से नहीं थमने वाली है। तेवरों में अगर हम देखें किसी की भी कोई कमी नजर नहीं आती है। खासतौर पर ये जो लग रहा था इजराइल और अमेरिका को, शायद ये लग रहा था कि ईरान को दबा लिया जाएगा, वो किसी भी तरीके से दबने के लिए तैयार नहीं है। और अब जंग ने जिस तरह की शक्ल ले ली है, ये लग रहा है कि एक लंबे जंग की तरफ जाती हुई ये नजर आ रही है। अब इसमें किसी हार या जीत का कोई फैसला होगा, कौन जीत गया कौन हार गया ऐसा होगा, या फिर किसी डिप्लोमेटिक चैनल के तहत इसमें कोई पीस स्थापित किया जा सकेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रंप पूरी तरीके से कंफ्यूज है, ये साफ तौर पर दिख रहा है।